जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसमें जो वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ना, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप अपनी राइफल की पहचान किस प्रकार करेंगे। देखो क्या होता है, राइफल सभी के पास होती है। जब हम राइफल रख के जाते हैं कुछ काम करने के लिए, वापस आते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी राइफल कौन सी है। पहली बात तो लकड़ी के रंग से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है रंग में। दूसरी बात बट संख्या, आपको पता है कि जो लास्ट वाला पार्ट होता है राइफल को उसका बट कहते हैं, तो उस पर नंबर होता है कि उससे हम राइफल को पहचान सकते हैं। और संख्या राइफल के सातों भागों में, राइफल के जो बाकी सात के साथ इंपॉर्टेंट भाग होते हैं उन पे भी नंबर होते हैं, तो उन नंबर्स के द्वारा हम अपनी राइफल को पहचान सकते हैं। तो ये आपको 3 पॉइंट लिख के आने हैं। अगर आप सेम एज इट इज़ लिख के आते हैं तो आपको मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा दिया गया मॉडल टेस्ट पेपर है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने कई बार बताया कि ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो कि आपको राइफल के 10 पार्ट ऑफ द राइफल लिखने होंगे। ठीक है, सबसे पहला तो बैरल होता है, मैगजीन होती है जहाँ पे गोलियां डलती हैं, ट्रिगर होता है, ट्रिगर गार्ड होता है, मान लो ये ट्रिगर है, ट्रिगर के ऊपर ये किस तरीके से करके होता है वो ट्रिगर गार्ड होता है, कोकिंग। ठीक है, ये यहाँ पे बेल्ट घुंडी, ठीक है, वो जिसके अंदर बेल्ट डाली जाती है, कोई भी राइफल है यहाँ पे एक बेल्ट डालने के लिए गुंडी सी होती है, उसको बेल्ट गुंडी कहते हैं। फिर दूसरा बट हो गया, लास्ट वाला पार्ट बट प्लेट हो गया, सीलिंग हो गया और संगनी हो गया। तो ये सारे के सारे पार्ट होते हैं किस चीज़ के, राइफल के। इंपॉर्टेंट आप कोई भी 10 पार्ट याद कर सकते हैं और वैसे के वैसे लिख के आ सकते हैं, आपको आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छी गोलीबारी के लिए, यानी कि अगर आपको अच्छे से फायरिंग करनी है तो उसके लिए मेन चीज़ क्या है, क्या चीज़ें अनिवार्य होती है। पहली बात तो होल्डिंग, अच्छे से पकड़ना आपको आना चाहिए। फिर टारगेट अच्छा होना चाहिए, यानी कि गुड होल्डिंग होनी चाहिए, गुड टारगेट होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड है गुड ट्रिगर ऑपरेशन। आपका ट्रिगर ऑपरेशन है, जो ट्रिगर आप जब दबाते हैं तो उसको अच्छे से दबाएं। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो ये फायरिंग के मेन आधारभूत चीज़ें हैं ये। ठीक है, आधारभूत चीज़ें हैं फायरिंग के लिए, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैं पीछे भी वीडियो में इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। इस तरह की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो चैनल को विजिट करके। चैनल का अपने का नाम है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। अगर आप इसको ही डालते हैं डायरेक्ट तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा मेन सर्च बार में ही। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वे कौन सी स्थिति हैं जिन पर राइफल से फायर किया जा सकता है, यानी कि पोजीशन पूछ रहे हैं, फायरिंग की कौन कौन सी पोजीशन होती हैं। जब हम फायर करते हैं तो किस किस पोजीशन से हम फायर कर सकते हैं। पहली बात तो लेइंग पोजीशन। लेइंग पोजीशन होता है लेट के फायर करना। ठीक है, आपको लेट के लिखना है इसमें हिंदी वालों को। नीलिंग पोजीशन मतलब घुटने की स्थिति। ठीक है, घुटने के बल जब हम फायरिंग करते हैं। तीसरी स्टैंडिंग पोजीशन मतलब खड़े होकर फायर करना। और फोर्थ सिटिंग पोजीशन मतलब बैठ के फायर करना। तो ये 4 पोजीशन होती हैं मेनली फायर करने के लिए। तो फायर करने के लिए मुख्यतः कितनी पोजीशन होती हैं, 4 पोजीशन होती है। पहली बात लेट के, खड़े होके, बैठ के और घुटने के बल, ये 4 पोजीशन होती है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे चलते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वह दूरी क्या है जिससे राइफल को शून्य किया जा सकता है। राइफल को जीरो करने की जो डिस्टेंस होती है ना वो कितनी होती है, तो 100 गज। आपको ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक राइफल को साफ किया जाना है, कब साफ करना होता है राइफल को, तो राइफल को फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद में दोनों टाइम पे साफ किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि राइफल की जो हम सफाई करते हैं वो किस टाइम करते हैं, फायरिंग से पहले, यानी कि फायर करने से पहले भी और फायर करने से बाद भी। अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, एक साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि ट्रेजेक्ट्री हम किसको कहते हैं। हिंदी में ऐसा लिखा आएगा, परसेक वर्क हम किसको कहते हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ, जैसे हम फायर करते हैं तो जो फायर बुलेट होती है उसका एक पाथ होता है, वो किस तरह से जाती है। तो वो जो पाथ होता है ना उसको, उस फायर की, उस गोली की क्या कहा जाता है, ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। या अपनी फायरिंग के दौरान गोली द्वारा चलित प्रवलित पथ होता है। वो जो रास्ता, जिस रास्ते के थ्रू गोली जाती है ना, उसको गोली की ट्रेजेक्ट्री यानी कि प्रसेक वर्क कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे फील्ड क्राफ्ट होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। क्राफ्ट मतलब होता है किसी भी चीज की कला, फील्ड मतलब होता है क्षेत्र। जब कोई भी हम वॉर में होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही होती है, उस टाइम पे हम फील्ड का, हम क्षेत्र का, उस क्षेत्र का किस तरीके से यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, ताकि हमको एडवांटेज मिल सके।
उस चीज को हम फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। सैन्य प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है क्योंकि यह दुश्मन के सामने एक सैनिक के आचरण से संबंधित है कि सामने दुश्मन है तो सैनिक किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। ठीक है, फील्ड क्राफ्ट जमीन और हथियार का उपयोग करने की एक कला है। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे पास हथियार मौजूद है, जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र में पहाड़ हो सकते हैं, कोई पेड़ हो सकता है, पेड़ का उपयोग करके हम किस तरीके से फायदा ले सकते हैं लड़ाई के अंदर, तो इस तरह की चीजें किसके अंदर आती हैं, फील्ड क्राफ्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो अब इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है ना, वो ये कहते हैं कि फील्ड क्राफ्ट में ये बताओ दूरी मापने के कितने तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं और उन तरीकों का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले तो दूरी मापने का तरीका है माप की इकाई। मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको क्योंकि मुझे याद है, मुझे मेरे एएनओ सर ने बड़े अच्छे से समझाया था, जब से मुझे अब तक याद है। सबसे पहला तो है माप की इकाई, यूनिट ऑफ मेजर्स। इस विधि में क्या होता है, 100 गज विधि भी कह देते हैं, मतलब 100 गज विधि भी कह देते हैं। चुने गए माप की इकाई आमतौर पर 100 गज की होती है और इसीलिए जमीन पर 100 गज की दूरी पर एक अच्छा विचार बनाना चाहिए। हॉकी मैदान की लंबाई इस उद्देश्य के लिए सबसे अच्छी यार्डस्टिक है। देखो, दूरी मापने की जरूरत पड़ती है। मान लो कोई भी वेपन चलाना है, कोई मिसाइल दागनी है, तो हर एक चीज की रेंज होती है। ठीक है, तो उससे पहले हमें इतना अंदाजा होना चाहिए कि वो जो टारगेट है हमारा, वो हमसे कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब वहां पे हम कोई फीता लेके तो माप नहीं सकते, तो अलग अलग तरीके होते हैं मापने के। ठीक है, तो वो ये चीज है। सबसे पहला तो 100 गज की कोई भी चीज है, जैसे खंबे खड़े होते हैं, खंबे जो खड़े होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर खड़े होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हॉकी के मैदान की बात कर रहे हैं तो वो 100 गज का होता है। ठीक है, वो एक यार्ड स्टिक का काम करेगा। तो हम देख लेंगे कि कितने हॉकी के मैदान आ सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माप की इकाई के द्वारा हम जो हमारा टारगेट है उसकी जो डिस्टेंस है हमारी पोजीशन से, उसको नाप सकते हैं। ठीक है, किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट की दूरी 100 गज की एक काल्पनिक इकाई होगी जिसे पर्यवेक्षक और वस्तु के बीच रखा जाएगा। बस यही आपको करना है, सेम चीज है। यह विधि 100 गज से ऊपर सटीक नहीं है और यदि पर्यवेक्षक और वस्तु के बीच मृत जमीन है तो इसका बहुत कम उपयोग है। मृत जमीन क्या होता है? मृत जमीन हम डेड ग्राउंड को कहते हैं। आप अंदाजा लगाओ, देखो मान लो बहुत लंबा एक मैदान पड़ा है और मैदान के बीच में खाई है, एक सीधी डायरेक्ट खाई खोद रखी है और फिर आगे ग्राउंड है। तो अगर हम बराबर देखेंगे बहुत दूर से तो हमको वो खाई नहीं दिखेगी, हमको सीधा लगेगा कि ग्राउंड है और आगे भी ग्राउंड है, लेकिन वो बीच की डिस्टेंस होगी ना, उसका हमको अंदाजा नहीं लग पाएगा। उसी को हम डेड ग्राउंड कहते हैं, मृत जमीन कहते हैं। तो अगर वो चीज बीच में आती है ना, तो ये विधि सटीक नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये बात यहां पर कही गई है। सेकंड जो विधि है ना, वो प्रकटन विधि, इंग्लिश के अंदर इसको अपीयरेंस मेथड कहते हैं। विभिन्न श्रेणियों में मनुष्य की विस्तृत उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए दूरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये रफली अगर मैं बताऊं तो ऐसे लगता है कि जैसे इतनी दूरी पे बंदा साफ दिखता है, ये पता होना चाहिए। इतनी दूरी पे बस वो छोटा सा दिखेगा, इतनी दूरी पे वो आधा दिखेगा। तो मान लो उससे हमको अंदाजा लग जाता है कि वो जो पर्सन खड़ा है या वो जो टारगेट है ना, वो कितनी दूरी के ऊपर है। देखो, जैसे 200 गज की दूरी पर शरीर के सभी भाग अलग अलग होते हैं। अलग अलग यहाँ पे होने का मतलब है कि बंदे के सभी पार्ट दिखाई देंगे और दिखेंगे, हाँ, हाथ पैर सारी चीजें दिखेंगी 200 गज के ऊपर। 250 गज के ऊपर जो 4 साइड वाला ब्लेड होता है ना, उसमें एक घुटने वाला आदमी, यहाँ पे थोड़ी सी जब ट्रांसलेशन करी है ना, उसमें ये थोड़ा अजीब हो गया है। हालांकि नीलिंग मतलब अगर कोई व्यक्ति घुटनों पर बैठा है तो इतना सा 4 साइड ब्लेड के अंदर से अगर जब हम देखते हैं तो 250 गज की दूरी पर इतना सा दिखेगा वो। ठीक है, 300 गज की दूरी के ऊपर चेहरा धुंधला हो जाता है। अगर हम सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उसका हमको चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा वो कौन है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे, तो इसका मतलब वो कितने गज की दूरी पर खड़ा है? 300 गज की दूरी पर खड़ा। हाँ, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट 400 गज की दूरी पे क्या होता है? 400 गज की दूरी पर पूरा शरीर आकार में एक जैसा रहता है, लेकिन चेहरा भेद करना मुश्किल हो जाता है। 4 साइड का ब्लेड एक खड़े आदमी को कवर कर लेता है। पहले वाले में क्या था कि 4 साइड का ब्लेड था ना, आधे आदमी को कवर करता था। अब ये जो 4 साइड का ब्लेड है, ये पूरे आदमी को कवर करने लग जाएगा 400 गज के ऊपर। ठीक है, आकार में शरीर वैसा ही रहेगा, लेकिन चेहरा का भेद करना मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कौन सा बंदा है। नेक्स्ट 500 गज की दूरी पर शरीर कंधे से थोड़ा टेपर प्रतीत होता है, लेकिन अंगों की गति अभी भी देखी जा सकती है।
इस तरीके से ये थोड़ा दिखेगा। 600 गज की दूरी पर सिर डॉट के रूप में दिखाई देगा, विवरण दिखाई नहीं दे रहे और सिर कंधों से नीचे की ओर ध्यान देने योग्य है। मेन चीज यही है कि 600 गज के ऊपर है ना, वो सिर बिल्कुल डॉट की तरह दिखाई देगा। तो आप इस तरीके से इस चीज को याद कर सकते हैं कि कितने गज की दूरी पे कितना होता है। इसको अपीयरेंस मेथड कहते हैं, हम देख के पता लगाते हैं कि हाँ बंदा पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप दोबारा देखिएगा, रिवाइज करके और फिर आप एग्जाम में इस तरीके से अगर लिखते हैं तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है औसत, ये बढ़िया तरीका है। ठीक है, सेक्शन की एवरेज, मतलब हाँ सेक्शन होते हैं, प्लाटून होते हैं, जो भी चीज है, आप क्या करो 10 बंदे ले लो, कोई भी 10 बंदों से पूछो हाँ भाई वो जो सामने चीज है ना वो कितनी दूरी पर है। मान लो किसी ने बताई 100, किसी ने बताई 50, किसी ने बताई 150, किसी ने बताई 300। ठीक है, आप उन सारों को इकट्ठा लो और उनकी एवरेज ले लो। उनकी जो एवरेज लोगे ना, उनका जो औसत लोगे ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही पाएगा। इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि जिसका कुछ ज्यादा ही है, मान लो सभी बता रहे हैं 100, 150, 200 तक बता रहे हैं और एक बोलता है 1000, तो ऐसे वाले को हटा दो। ठीक है, और ये मान लो 100, 150 बता रहे हैं सारे, कोई बोलता है 5, तो उसको भी हटा दो। ठीक है, तो ये 2 यूनिट हटा के आप जो पास पास की यूनिट है ना उनको लेके और उनका एवरेज ले सकते हो, तो बहुत बड़ी एवरेज आएगा। इस विधि का सहारा लिया जा सकता है। अनुभाग के प्रत्येक आदमी को किसी दिए गए ऑब्जेक्ट की दूरी पर न्याय करने के लिए कहा जाता है। पूरे खंड द्वारा दिए गए उत्तरों के औसत को दूरी के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ कुछ अनुमानों में सावधानी बरती जानी चाहिए जो मूर्खता से दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। तो मैंने बताया कि ऐसे मूर्खता वाले को हटा दो भाई, दिख जाएगा वो। तो ये काम कब कर सकते हैं हम? एक तो पर्याप्त समय हो, टाइम पूरा हो भाई, क्योंकि हर एक बंदे से पूछेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो टाइम पूरा हो जब ये काम कर सकते हैं। या फिर दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो, धुंध है, अंधेरा है, अब उसमें तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते, दिखेगा नहीं, अपीयरेंस मेथड काम नहीं करेगा धुंध और अंधेरे में, तो उस टाइम पे हम पूछ सकते हैं। ठीक है, और 400 गज से परे हो तो उस टाइम पे भी हम पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं की रेंज की। की रेंज मेथड किसको कहते हैं? यदि निश्चित वस्तु की सीमा ज्ञात है तो अन्य वस्तुओं की सीमा ज्ञात, दूरी ज्ञात हो सकती है। ज्ञात सीमा के संबंध में पाया जा सकता है। इस विधि को कुंजी रेंज कहते हैं। इसका प्रयोग होता है किस चीज के लिए? यार्ड स्टिक में तो हमको 100 मीटर की कोई चीज है, यूनिट है, वो ले ली हमने। ठीक है, लेकिन यहां पे ये है जैसे की रेंज, हमको मान लो पता है कि खंबे जो होते हैं ना, मान लो, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितने पे होते हैं, मान लो खंबे जो होते हैं वो 200 मीटर पर लगे होते हैं। तो अब गिन लो कितने खंबे हैं, जहां तक हमारा टारगेट है, तो वहां तक जितने खंबे होंगे उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम की रेंज कहते हैं। नेक्स्ट इज हाविंग। हाविंग मतलब आधा करना किसी चीज को। किसी वस्तु के निरीक्षण और लक्ष्य के बीच आधे रास्ते के लिए चुना जाता है। चयनित ऑब्जेक्ट की दूरी को आंका जाता है। इसमें ऐसे है कि जहां पे हमारा टारगेट है ना, मान लो उसके एग्जैक्ट बीच में कुछ और चीज है और उसके बारे में हमको पता है कि ये तो ना इतनी दूरी पर है, तो उसका दुगना कर दो, अपने आप निकल आएगी डिस्टेंस जो हमारे टारगेट की है। नेक्स्ट इज ब्रैकेटिंग। ब्रैकेटिंग में क्या होता है? पर्यवेक्षक वस्तु की अधिकतम और न्यूनतम संभव दूरी तय करता है और फिर दूरी को उदाहरण के रूप में स्वीकार करता है। अधिकतम संभव दूरी 1000 गज, न्यूनतम संभव दूरी 500 गज अगर है तो फिर वही बात होगी, यहाँ पे 750 गज आ जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम जो, मान लो कुछ भी मैक्सिमम 1000 गज होगी, मान लो मिनिमम 500 होगी, तो बीच की निकाल लो 750 गज। इसको क्या कह देते हैं? ब्रैकेटिंग कह देते हैं। ठीक है, किसी भी मामले में ब्रैकेट 300 गज से कम नहीं होनी चाहिए, ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये 6 तरीके हैं। ठीक है, किस चीज के 6 तरीके हैं? ये दूरी मापने के 6 तरीके हैं। किसमें काम आता है? फील्ड क्राफ्ट में काम आते हैं। फील्ड क्राफ्ट क्या होता है कि जो भी हमारे पास हथियार है या जमीन है उसका प्रयोग करके हम दुश्मन को कैसे धूल चटा सकते हैं या अपना फायदा कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला था यूनिट ऑफ मेजर, ये डायरेक्ट आप लिख के आ सकते हैं। दूसरा है अपीयरेंस मेथड यानी कि प्रकटन विधि। तीसरा यहां पर है अनुभाग, सेक्शन एवरेज यानी कि अनुभाग औसत। फोर्थ यहां पर है की रेंज मेथड और फिफ्थ यहां पर है आधा, हाफ करना, और सिक्स्थ यहां पर है ब्रैकेटिंग। तो लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टॉपिक होता है ना आपके एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स का तो मिनिमम आएगा, इससे ज्यादा का भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते और ये बिल्कुल आसान सा है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं तो ये नंबर तो आपके पूरे के पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं।
और सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आप पढ़िए इसे कि 5 नेतृत्व लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए जो धार्मिक रूप से अनुसरण करने पर चरित्र में सुधार कर सकते हैं। धार्मिक रूप से का मतलब यहाँ पे रिलीजियसली जिनको हम फॉलो करते हैं अगर, तो वो चरित्र में सुधार कर सकते हैं। ऐसे ना कुछ हमको नेतृत्व के लक्षण बताने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पक्का आएगा, 100 के 101% आएगा। ये सारे टॉपिक आपको लिख के आने हैं वहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो है कि नेतृत्व, जो भी लीडर बनेगा उसके अंदर साहस होना चाहिए, निर्णायकता होना चाहिए, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, पहल होनी चाहिए उसके अंदर, इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी काम करना है तो पहले कौन करेगा, मैं करूंगा सर, ठीक है। उत्साह होना चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। ये सारी की सारी क्वालिटी हैं जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। कुछ और क्वालिटीज भी है जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो कुछ इस तरीके से हैं। दूसरी क्या चीजें हैं यहाँ पे, हम कहाँ तक आए थे, हमने क्या देख लिया कि उत्साह देख लिया। उत्साह के बाद वफादारी होनी चाहिए, न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए उसके अंदर, कर्तव्य की भावना और देशभक्ति। ये सारी की सारी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर लीडरशिप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है और उसमें कोई भी वो क्वालिटीज पूछता है कि लीडरशिप की क्वालिटी बताओ, नेतृत्व में क्या क्या गुण होने चाहिए नेतृत्व करने के लिए, तो आपको यही सारे के सारे गुण लिख के आने हैं। आप इन सारी चीज़ों को कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं और आपको एग्जाम में ये ऐसे के ऐसे लिख के आने हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि एक अच्छे नागरिक के लिए महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से किसी 5 को सूचीबद्ध कीजिए। अच्छे नागरिक के लिए कर्तव्यों में से किसी 5 को सूचीबद्ध करना है यहाँ पे। पहली बात तो वफादार रहें, राज्य के प्रति निष्ठा रखें, देशभक्ति और देश की स्वतंत्रता का संरक्षण करना चाहिए, स्वयं से पहले सेवा, इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ, के पहले हमको देश की सोचनी है, परिवार की सोचनी है, बाद में खुद की सोचनी है, ठीक है। सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा इसको हम कहते हैं हिंदी के अंदर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कर्तव्य निष्ठा इसको लिख सकते हैं, इसको सेंस ऑफ ड्यूटी कहते हैं। सरकारी संपत्ति की देखभाल करना और सुरक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। उच्च चरित्र होना चाहिए, अन्य नागरिकों के अधिकारों पर हमको विचार करना है। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ है हम बस कर ही जा रहे हैं, हमको देखना है कि उससे किसी और के ऊपर गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है ना। ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट है, ऐसे अन्य लोगों को बेनकाब करे जो समाज विरोधी गतिविधियों में, आपको लगता है कि कोई बुरा काम कर रहा है तो आप जाके पुलिस को कंप्लेंट करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि चुपचाप वहाँ से चले जाएं। समझ में आ रही है बात? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। और ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे गुड लिसनिंग की बात हो रही है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, 1 मिनट रुको बस। गुड लिसनिंग की बात करते हैं। देखो, प्रभावी गुड लिसनिंग का मतलब क्या होता है, लीडर जो है ना उसको में सुनने की क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो सुनने की क्वालिटी होती है, जो प्रभावी श्रवण होता है ना, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहली बात तो स्पीकर में गहरी रुचि दिखाएं। स्पीकर कौन होता है यहाँ पे, बोलने वाला, जो वक्ता होता है, बोलने वाला, उसको हम स्पीकर कहते हैं, जो वक्ता होता है। तो उसमें गहरी रुचि दिखाएं, ठीक है। ठीक से ध्यान लगाओ, ध्यान लगा के हमको बातें सुननी है, ठीक है। और क्या क्या क्वालिटी हो सकती है, और हमारी क्वालिटी हो सकती है कि अटेंशन दो, उसमें जो व्यक्ति वो कह रहा है ना उसमें अटेंशन रखो, उसमें ध्यान रखो, ठीक है। स्पीकर को विचलित ना करें, बीच बीच में और कोई चीजें ना कहें, वो बोल रहा है तो उसको बोलने दे। शोर से परेशान ना हो। मान लो हम किसी की बात सुन रहे हैं और कोई शोर हो जाता है साइड में, तो हमको उधर नहीं देखना, हमको बस उसकी बात पे ध्यान रखना है। समय में उपस्थित रहे, मतलब वो जिस टाइम पे बात बोल रहा है ना उसी टाइम पे ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि वो बोल कुछ रहा है और हमारा ध्यान कहीं हो रहा है। वक्ता द्वारा व्यक्त की जा रही भावनाओं को सुनो, भावनाओं को समझो उसकी, ठीक है। प्रश्न पूछने में संकोच न करें। अगर आपको लगता है कोई चीज़ ऐसी वो कह रहा है जिसपे मुझे डाउट हो रहा है, तो आप एक बार पूछ लें, भाई ये बात है या नहीं है। स्पीकर के दृष्टिकोण को समझे, वो किस तरीके से बात को कहना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करें। चर्चा की प्रवृत्ति का पालन करें, ठीक है। ये वाली बात हमको ध्यान में रखनी है सारी की सारी, जब भी हम किसी की बातें सुन रहे होते हैं। और क्या सारी चीजें हैं, और यहाँ पर चीजें हैं, बोले गए बात के बारे में बहुत अधिक सोचने से बचें। कोई उसने पॉइंट बोल दिया, ठीक है, आप उसी के बारे में सोचते रहोगे तो जो आगे पॉइंट बोलेगा ना वो हमारे स्किप हो जाएंगे, तो उसके बारे में अधिक सोचने से बचें। बहुत सारे नोट ना लें। ऐसे नहीं है वो जो बोल रहा है और आप लिखे जा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो फिर आपके ध्यान में नहीं रहेंगी चीज़ें, ठीक है। मतलब आप कुछ चीज़ें स्किप कर देंगे। और भावनात्मक बाधाओं से बचे। हमको यहाँ पे भावना से काम नहीं लेना है, हमको समझना है कि वास्तव में वह व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। तो ये सारी की सारी जो क्वालिटी है ना, ये गुड लिसनिंग की क्वालिटी है।
और अगर कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता बनना चाहता है तो उससे पहले उसका अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्वालिटी होती है गुड लिसनर की। और गुड लिसनर, कोई भी जो लीडर होता है ना, उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो एक गुड लिसनर होता है, अच्छा श्रोता होता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा वक्ता बनने के लिए, अच्छा वक्ता बनने से पहले व्यक्ति को अच्छा श्रोता होना चाहिए। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 5 गतिविधियों को सूचीबद्ध करें जिसके माध्यम से एनसीसी कैडेटों के समग्र व्यक्तित्व चरित्र को विकसित करने में मदद करता है। 5 ऐसी हमको क्वालिटी बतानी है जिससे कि एनसीसी जो होती है ना, वो एक तरीके का कैरेक्टर बिल्डअप करती है एनसीसी के कैडेट्स का। तो सबसे पहली तो बात चीज़ ड्रिल होती है। ड्रिल से हमें कॉन्फिडेंस आता है। ड्रिल से पहली चीज़ तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। और ड्रिल से क्या होता है, हमें डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है। ठीक है, ड्रिल से हम फिजिकली फिट रहते हैं। ड्रिल से हम अटेंटिव होते हैं, क्योंकि हमको ड्रिल में जो कमांड दी होती है उसको सुनना होता है, उसी के हिसाब से क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है कमांड को। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ड्रिल। और किसी तरीके से शिविरों में कैडेटों की सहभागिता, जो कैंप लगते हैं, कैंप को शिविर कहते हैं। तो कैंप में जब हम जाते हैं तो हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, हमको पता चलता है किस चीज़ का बात करने का, कि किस तरीके से बात करी जाती है लोगों से, किस तरीके से लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है, घुला मिला कैसे जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस चीज़ को बिल्ड करती हैं, कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं, हमारे चरित्र को विकसित करती हैं। प्रतियोगिताएं होती है, कंपटीशन होते हैं अलग अलग तरीके के, तो उससे हमें कंपटीशन की भावना होती है और अच्छे करने की भावना पैदा होती है। खेल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। और साहसिक गतिविधियाँ यानी कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ जिनको हम कहते हैं, कई बार हमको माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया या फिर फायरिंग हो गया, शूटिंग जिसको हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, हमें हमारा साहस बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से एनसीसी जो होती है वो हमारा कैरेक्टर बिल्डअप करने में, यानी कि हमारे चरित्र को विकसित करने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन लिख के आ सकते हैं। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि इस तरह की और वीडियो भी मैंने बनाई है, वो आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं उन चीज़ों को सारियों को देखने के लिए। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको 10 मूल्य बताने हैं, यानी कि 10 क्वालिटी बतानी है किसी भी अच्छे नेता की, अच्छे लीडर की। ये लीडरशिप क्वालिटीज हम कहते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी ने भी कभी एसएसबी के लिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया है, तो वहाँ पे आपने OLQs के बारे में सुना होगा। OLQs होती हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। अगर आपको वे याद है 15, तो उनमें से कोई भी 10 आप लिख के आ सकते हैं, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो आप इनमें से लिख सकते हैं। पहली बात तो ईमानदारी होनी चाहिए। दूसरी बात अखंडता, इसको इंटीग्रिटी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर हम, इंटीग्रिटी। तीसरी चीज़ है पवित्रता होनी चाहिए। अनुशासन होना चाहिए। निस्वार्थता, मतलब उस व्यक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये। सर्विस बिफोर सेल्फ, अगर सर्विस बिफोर सेल्फ के हम कंसेप्ट को ध्यान रखते हैं तो फिर उसमें अपने आप ही निस्वार्थ की भावना हो जाएगी। ठीक है, बाकी कुछ ये जो चीज़ें हैं इनको भी हम यहाँ पे देखते हैं। वफादारी होनी बहुत ज़रूरी है, लॉयलिटी जिसको हम कहते हैं। लॉयलिटी अपने समाज के लिए, लॉयलिटी अपने देश के लिए। निष्पक्षता होनी चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल ही पर्सन निष्पक्ष होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, अनबायस्ड कहते हैं। तो अनबायस्ड होना जरूरी है। समानता, इक्वालिटी रखनी है उसको। अगर कोई भी चीज़ है उसको सुलझानी है, या किसी भी कोई भी टॉपिक होता है तो वहाँ पे सभी को इक्वल लेके चलना है, किसी का अनड्यू फेवर नहीं करना। भरोसा होना चाहिए, भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समर्थन करना, लोगों की सपोर्ट करना, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है एक लीडर के अंदर। तो ये सारी की सारी लीडरशिप की क्वालिटीज़ है। लीडरशिप की यानी कि नेतृत्व के ये सारे के सारे गुण हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे के सारे टॉपिक लिख के आ सकते हैं, आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, मुझे भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम बियरिंग को समझ रहे हैं। बियरिंग और कुछ नहीं होता, बियरिंग को आप एंगल से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कोण होता है और कुछ नहीं होता। अब देखो, कोई भी कोण बनेगा, कोई भी एंगल बनेगा, तो उसके लिए कम से कम 2 लाइनों की जरूरत तो पड़ेगी, जब भी तो उसके बीच का जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उसी को हम एंगल या कोण कहेंगे। ठीक है, अब बियरिंग किस किस के बीच में कोण होता है? बियरिंग जो नॉर्मली होता है ना, वो होता है, पहली बात तो 2 कोई पॉइंट है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको हमने मिला दिया, तो एक लाइन तो ये बन गई। और एक लाइन होती है नॉर्थ से साउथ के बीच में। आपको पता है कि जब जो भी मैप होता है उसमें लाइनें खींची होती हैं बीच में बहुत सारी, और कुछ लाइनें नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। तो जो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन है और जो वो लाइन, मतलब नए वाली लाइन जो पॉइंटों को मिला रही है, उनके बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बियरिंग कह देते हैं।
एंगल कोई बियरिंग कहते हैं, तो नॉर्थ के बीच में और हमारी जो मेन लाइन है उसके बीच में जो एंगल बनता है ना, उसके बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं। अब बियरिंग तो फिर एंगल तो ये वाला भी हो गया और एंगल तो ये वाला भी हो गया, ठीक है। ये चार एंगल नहीं, आप देखेंगे तो ये वाला एंगल जहां पे मैंने अब टिक किया है और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम होते हैं, आपको पता है शीर्षा भूमिक कोण, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी सेम होते हैं, लेकिन ये दो तो अलग अलग है। तो कौन से वाले एंगल को हम बियरिंग कहेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने अच्छे से लिख रखा है, एक बियरिंग हमेशा दक्षिणावर्त मापी जाती है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम किससे स्टार्ट करेंगे, हमारे वाली लाइन से, ये हमारे वाली लाइन है। नॉर्थ तो ये होता है, आपको पता है ऊपर, और साउथ ये होता है, ठीक है। तो हमारे वाली लाइन ये है, इससे क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में। घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे चलती है। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये वाला जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये हमारा एंगल क्या कहलाएगा, बियरिंग कहलाएगा, क्योंकि बियरिंग जो होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज मापी जाती है। तो ये हो गया हमारा बियरिंग क्लियर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये वाली चीजें है ना, सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, जब आप मैप रीडिंग होगी, आपका वाइवा होगा, किसी भी चीज के अंदर आपसे पूछ लेंगे कि बताओ बियरिंग क्या होता है, बियरिंग कितने प्रकार की होती है, अगर उस टाइम आप जवाब नहीं दे पाते हो बियरिंग के बारे में, तो आपके ग्रेड पर नेगेटिवली असर पड़ सकता है उस चीज का। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो अगला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं नीचे कराने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें, आगे क्वेश्चन ये आएगा कि बियरिंग कितने प्रकार की होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि बियरिंग होती कितने प्रकार की है। तो तीन प्रकार की होती है, एक तो ग्रिड बियरिंग होती है, एक मैग्नेटिक बियरिंग होती है, और एक क्या होती है, ट्रू बियरिंग होती है। मैग्नेटिक यहाँ पे चुंबकीय हो गया, ग्रिड मतलब ग्रिड ही रहेगा, और ट्रू मतलब क्या होता है, वास्तविक जो चीज होगी। नॉर्थ की भी अगर बात करें तो नॉर्थ भी तीन तरह के होते हैं, एक ग्रिड नॉर्थ होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, और एक ट्रू नॉर्थ होता है। तो सेम चीजें हैं। बियरिंग भी अगर पूछी जाएगी तो क्यों, पता है क्यों, इसमें देखो एंगल तो लाइन का बनना है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ वाली लाइन के साथ में। अब इन तीनों की डेफिनेशन भी अगर आ जाए, तो अगर ग्रिड वाले नॉर्थ के साथ अगर एंगल बन रहा है तो उसको ग्रिड बियरिंग कह देंगे। अगर मैग्नेटिक वाले नॉर्थ के साथ में एंगल बन रहा है तो उसको मैग्नेटिक बियरिंग कह देंगे, और अगर ट्रू वाले नॉर्थ के साथ में एंगल बन रहा है तो उसको ट्रू बियरिंग कह देंगे। तो सेम चीजें हैं ये बिल्कुल। अगर नॉर्थ चेंज होगा तो बियरिंग भी चेंज हो जाएगी। जितने प्रकार के नॉर्थ होते हैं ना, उतनी ही प्रकार की बियरिंग होती है। अगर आपको समझना है कि नॉर्थ क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, तो वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप चैनल को विजिट करिए और देखिए। ऐसी बहुत सारी वीडियो है जहाँ पे आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, जो जो चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं सर्विस प्रोटेक्टर की। सर्विस प्रोटेक्टर नाम की एक चीज होती है, आप सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूं। सर्विस प्रोटेक्टर नाम की एक चीज होती है, वो एक स्केल सा होता है। सबसे पहले तो मैं उसका फोटो दिखाता हूं आपको। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, सर्विस प्रोटेक्टर। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये एक स्केल है, ये बियरिंग नापने के लिए, एंगल नापने के लिए डायरेक्टली यूज किया जाता है। इसका नाम पूछ सकते हैं, तो इसका नाम आप ये लिख के आएंगे, सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर मार्क ए, ये मार्क पहले लिखना आपको, मार्क A4। ये एक उपकरण होता है जिसका उपयोग मानचित्र पर बियरिंग को मापने के लिए किया जाता है। बियरिंग को नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है, तो बियरिंग को। यह कंपास और मानचित्र के बीच में एक आवश्यक कड़ी होती है। जो कंपास होता है और मानचित्र होता है, इन दोनों के बीच की आवश्यक कड़ी को क्या कहा जाता है, सर्विस प्रोटेक्टर कहा जाता है। क्योंकि यह प्रोटेक्टर के माध्यम से कि चुंबकीय बियरिंग और ग्रिड बियरिंग और मैप में ट्रांस। देखो अब सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में ना हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये सर्विस प्रोटेक्टर या तो कार्डबोर्ड का बना होता है, या एक कोई हाथी दांत जैसा लचीला मटेरियल होता है, उससे बना होता है ये। और ये इसके बारे में आ सकता है कि ये कितने 6 इंच तो लंबा होता है और 2 इंच ये चौड़ा होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्विस प्रोटेक्टर की। किस लिए यूज किया जाता है, बियरिंग मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात हमको ध्यान रखनी है। ये आप ये जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे हम चलते हैं भाई। आगे क्या कह रहे हैं सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे हमको याद रखनी है कि प्रोटेक्टर के सामने के, प्रोटेक्टर नहीं है ये, यहाँ पे सर्विस प्रोटेक्टर की बात हो रही है। प्रोटेक्टर के सामने के हिस्से में 3 तरफ के किनारों के चारों ओर 360 डिग्री का चक्कर होता है। तो अगर ये पूछा जाए टोटल एंगल कितने का होता है सर्विस प्रोटेक्टर का, तो कितने का हो गया, यहाँ पे 360 डिग्री का हो गया।
डिग्री दो स्तरों में बाएं हाथ के निचले कोने से शुरू होने वाले दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त का मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज होता है, चिन्हित की जाती है। आंकड़ों का बाहरी सेट 0 डिग्री से 180 डिग्री और भीतरी सेट 180 डिग्री से 360 डिग्री। ये भी पूछा जा सकता है कि जो सा बाहर वाला होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री का होता है। अंदर वाला जो होता है ना वो 180 डिग्री से 360 डिग्री का होता है। और प्रोटेक्टर के चौथे पक्ष के केंद्र में छोटे तीर द्वारा शून्य दर्शाया गया है, एक शून्य होता है। ये देखो, ये जो चीजें भी मैंने आपको बताई हैं, एक बार इसको पढ़िए आप पॉज करके, और मैं आपको ये सारी की सारी चीजें दिखा देता हूं अभी सर्विस प्रोटेक्टर के अंदर जो हमने यहाँ पे फोटो ले रखा है। देखो आप यहाँ पे है हमारा पिक्चर। अब इसको ध्यान से देखो। ये रही चीजें। पहली बात तो ये देखो, ये 0 दिखा रखा है तीर के द्वारा, ठीक है, एरो के द्वारा 0 दिखा रखा है, ये बात हमने की है। फिर बार वाले में कितना था, 0 से 180 डिग्री। देखो यहाँ पे 10 डिग्री, ये लाइन देखो यहाँ पे, ये वाली लाइन जहाँ पे कर्सर आ रहा है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो ये बाहर वाली लाइन है। बाहर वाली में तो 0 से 180 डिग्री तक जाएगा। और अंदर वाली में देखो 190 डिग्री, 200 डिग्री, 210 डिग्री, 300, अच्छा 220 डिग्री, 230 डिग्री। तो अंदर वाले में कितना है, 180 से 360। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में। पहली चीज, ये कार्डबोर्ड से बना होता है। दूसरी चीज, इसमें एरो के द्वारा 0 को दिखाया जाता है। तीसरी बार, जो बाहर वाली लाइन होती है उसके अंदर कितना होता है, 0 से 180 डिग्री होता है। और अंदर वाली जो लाइन होती है उसमें 180 डिग्री से कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये मुख्य बिंदु जो लिखा है ना, ये कार्डिनल पॉइंट की ही यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को कार्डिनल पॉइंट कहा जाता है। एग्जाम में ये आ जाएगा कि कार्डिनल पॉइंट कितने टाइप के होते हैं। हमको पता नहीं होता कि कार्डिनल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। कार्डिनल पॉइंट कुछ और नहीं होते, कार्डिनल पॉइंट हम डायरेक्शन को ही कहते हैं। आपको पता होगा ये हमारी डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट, और ये जो सी इसके अपोजिट में होगी ये वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये चार जो होते हैं ना, ये मेन कार्डिनल पॉइंट होते हैं, या फिर इनको मुख्य बिंदु हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, यदि उत्तरी बिंदु को 0 डिग्री के रूप में लिया जाता है, इसको अगर 0 डिग्री लेंगे तो आपको पता है हम क्लॉकवाइज चलेंगे। ये कितने पे हो गया, ये हो गया 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। ये कितने पे हो गया, साउथ वाला हो गया 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और अगर हम वेस्ट पे जाएंगे तो वेस्ट कितने पे हो गया, 180 में 90 और जोड़ दो, 270 डिग्री पे हो गया, ठीक है। और अगर पूरा चक्कर लगा के हम दोबारा वहां पे आ जाते हैं तो नॉर्थ दोबारा कितने डिग्री पे आ जाएगा, 360 डिग्री पे आ जाएगा। ये आपको पता होगा कि एक कंप्लीट सर्कल 360 यानी कि 360 डिग्री का होता है। तो यही बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। फिर क्या होता है कि ये पूछ लेते हैं कि कार्डिनल पॉइंट तो मेन 4 होते हैं, उसके भी अगर पार्ट की, इंटरमीडिएट की बात करें, बीच वाले कार्डिनल पॉइंट की बात करें, तो कई बार ऐसे करते हैं, इसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। अगर ऐसे हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, ठीक है। ये भी एक डायरेक्शन होती है जो कि नॉर्थ से कितने डिग्री पे हुई, अगर ये पूरा 90 डिग्री पे है तो नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पे हो गया। ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। और नेक्स्ट वाला क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये भी डायरेक्शन होती हैं, ये भी कार्डिनल पॉइंट होते हैं। अगर ज़्यादा के नाम पूछे जाते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। अगर और ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप इसको एक बार और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। तो कार्डिनल पॉइंट का ये कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से आप लिख दोगे। इनमें एंगल पूछेंगे तो वो भी आप लिख दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार इसको हटा देते हैं हम, और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आज की क्लास का उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब बात कर रहे हैं कि नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि टाइप ऑफ नॉर्थ हम किसको कहते हैं। नॉर्थ जो होते हैं ना, एक तो ट्रू नॉर्थ होता है। ट्रू नॉर्थ मतलब रियल जो नॉर्थ होता है, जो हम प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर, यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उससे जो नॉर्थ की डायरेक्शन होती है, हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं। मेन जो नॉर्थ होता है, जो हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे, उसी को नॉर्थ कहते हैं, वो ट्रू नॉर्थ होता है। लेकिन एक मैग्नेटिक नॉर्थ भी होता है। अगर आप साइंस से हैं या नहीं भी हैं, अगर आप चुंबक को लटकाते हैं ऐसे ही फ्रीली, तो वो ना बिल्कुल नॉर्थ में नहीं जाएगी, वो नॉर्थ से थोड़ा अलग होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ वो होता है जिस डायरेक्शन के अंदर चुंबक लटकती है, वह बिंदु जिसके लिए एक मैग्नेटिक सुई बिंदु जब स्वतंत्र रूप से निलंबित किया जाता है। कोई भी चुंबक लटका लो, या जो सा नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, वो जिस डायरेक्शन को दिखाती है ना, वो बिल्कुल नॉर्थ नहीं होती, वो नॉर्थ से थोड़ा सा अलग होती है। तो वो वाला जो नॉर्थ होता है ना, उसको मैग्नेटिक नॉर्थ कहा जाता है।
और तीसरे वाला है ग्रिड नॉर्थ। ग्रिड नॉर्थ वह दिशा होती है जो एक मानचित्र बिंदु पर उत्तर दक्षिण ग्रिड को रेखाएं जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, उसको ग्रिड नॉर्थ कहते हैं। तो आ जाए कि नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ट्रू नॉर्थ होता है, दूसरा चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, और तीसरा ग्रिड नॉर्थ होता है। ट्रू नॉर्थ तो रियल वाला नॉर्थ होता है, चुंबकीय उत्तर यानी कि ये मैग्नेटिक वाला उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, और ग्रिड नॉर्थ जो सा कि मानचित्र के ऊपर जो ग्रिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि उत्तर बिंदुओं के बीच कोण, 3 उत्तर के बीच कोण निम्नानुसार है। देखो मैं बताता हूँ, इसमें ये ना डेफिनेशन पूछी जाती है कि मैग्नेटिक वेरिएशन क्या होता है, ग्रिड कन्वर्जेंस क्या होता है, और ग्रिड मैग्नेटिक एंगल क्या होता है। ठीक है, हिंदी में चुंबकीय विकृति बोल सकते हैं, ग्रिड कन्वर्जेंस बोल सकते हैं, और ग्रिड चुंबकीय कोण बन सकते हैं। अभी तक हमने देखा है कि नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक ट्रू नॉर्थ होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, और तीसरा कौन सा होता है? ग्रिड नॉर्थ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक वेरिएशन की बात करें, ये एंगल की बात हो रही है कि नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में, यानी कि एक ट्रू वाले नॉर्थ के बीच में और किसी के बीच में कौन सा एंगल बनता है उसकी बात हो रही है। अगर मैग्नेटिक वेरिएशन की बात करें तो इसमें मेन वर्ड क्या आ रहा है? मैग्नेटिक वर्ड आ रहा है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ का ट्रू नॉर्थ के साथ में जो एंगल बनता है ना, जो कोण बनता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। मैं पिक्चर से भी इस चीज को दिखाऊंगा। मैग्नेटिक वर्ड मेन है यहाँ पे, तो ट्रू नॉर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ जो वेरिएशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। दूसरा ग्रिड कन्वर्जेंस की बात करें तो यहाँ पे ग्रिड मेन है, तो इसका मतलब ग्रिड नॉर्थ का ट्रू नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनता है ना, कोण बनता है जो, उसको ग्रिड कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया? ग्रिड मैग्नेटिक। इसमें ग्रिड भी दे रखा है और मैग्नेटिक भी दे रखा है, तो दोनों मेन है। इसका मतलब ग्रिड वाले नॉर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ में जो एंगल बनता है ना, उसको हम क्या कह देते हैं? ग्रिड मैग्नेटिक नॉर्थ कह देते हैं। बिल्कुल आसान है ये करने। देखो ट्रू नॉर्थ तो रहेगा ही रहेगा, तो अगर मैग्नेटिक नॉर्थ की बात हो रही है, मैग्नेटिक नॉर्थ का ट्रू नॉर्थ के साथ बनता है, तो वो हो गया। ग्रिड वाले में ग्रिड का ट्रू के साथ, और ग्रिड और मैग्नेटिक दोनों दे रखे हैं, तो इसका मतलब ग्रिड का मैग्नेटिक के साथ जो एंगल बनता है ना, उसको हम ग्रिड मैग्नेटिक एंगल कहते हैं, ग्रिड चुंबकीय कोण कहते हैं। मैं एक पिक्चर से भी इस चीज को दिखा देता हूं आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैसा सा दिखाई देगा। तो वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे क्या है? ये तो ट्रू नॉर्थ है जो रियल नॉर्थ होता है, और जो चुंबक को लटकाते हैं वो थोड़ा सा टिल्ट होती है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। तो इनके बीच में ये एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया। ये कितने भी डिग्री का हो सकता है? तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि ऐसे के ऐसे आते हैं एग्जाम में आपके, कि कार्डिनल पॉइंट क्या होते हैं? कार्डिनल पॉइंट हम डायरेक्शन को ही कहते हैं। नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं। ट्रू नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ग्रिड नॉर्थ होता है। फिर उनके बीच में वेरिएशन क्या क्या होती है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।